Okay, question number 12th. Next question. A lens has focal length f and aperture of diameter d, forms an image of intensity I. Aperture of diameter d by 2 in the central region of the lens is covered with black paper. Focal length of lens and intensity of the image now will be. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था two things. One, sorry, internet got disconnected. There's a technical glitch. It's okay. So हमारे पास एक लेंस है और वो जो इमेज बना रहा है उस लेंस का इमेज का इंटेंसिटी I है, फोकल लेंथ f है, डायमीटर d है. अब हमने हाफ पार्ट को एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया. राइट, आई डोंट हैव ब्लैक कलर टू शो हियर, बट जस्ट इमेजिन हमने उसको एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया. हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. मतलब अभी आपके पास एपर्चर सिर्फ d/2 बचेगा. एंड व्हाट वी नो इज, हमको क्या पता है? व्हाट वी नो इज, पहली बात तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होता. फोकल लेंथ कब चेंज होता है? जब आप एक लेंस को ऐसे दो हाफ में काटते हो along द डायमीटर. ऐसा अगर आप काटते हो तो फोकल लेंथ चेंज होता है. इन सच केसेस लाइक दिस फोकल लेंथ डजंट चेंज. तो फोकल लेंथ तो एफ ही रहने वाला है. मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर आउट ऑफ क्वेश्चन. दूसरा, मैंने थ्योरी बताते हुए बताया था आपको, इंटेंसिटी आई is directly proportional to diameter square. तो I2 by I1 is equal to D2 by D1 का square. D2 is D by 2 upon D इसका square. Right? Good. तो you should get this to be 1 by 4. है ना? तो आपको मिलना चाहिए F and I by 4, option number A. Right. But this is not correct. Why this is not correct? Because हम जब इंटेंसिटी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, दैट इज इफेक्टिव एपर्चर. बट इन रियलिटी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया. राइट, तो इनिशियल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द लेंस, वो थिन लेंस के लिए होता है. I is proportional to aperture square, it's for thin lens, right? But I is proportional to area is the real formula. So I2 by I1 is equal to A2 by A1. तो I2, right? अगर मैं एरिया मान लेता हूं, the thing is, if I consider the lens to be circular, तो यह आएगा आपका पाई, आपको पता है R2 स्क्वायर, और अपॉन I1 is pi R1 square. cancel. Good. तो I2 is equal to R2 और R1. अभी आपको ये पता होना चाहिए that in this case R1 का केस तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सीधा सीधा d square by 4 होगा, है ना? Right. What is initial area? You need to think about it. If you are getting somewhere confused, I will
again tell you focal length of the lens remains same because हमने आधे में से काटा है. Intensity of image formed by lens is proportional to the area exposed to incident light from object. Intensity क्योंकि ऑब्जेक्ट था, करेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है that will decide, or lens will decide how much area of the lens is getting exposed to the light coming from the object. So initial area आप क्या लोगे? How do you find out A1? So that is where we need to concentrate. How do you find out A1? A1 is pi r square, right? That is pi d by 2 square, मतलब pi d square by 4. अगर मैं इनिशियल जब मैंने लेंस को मैंने लेंस को ब्लैक पेपर से कोटिंग नहीं किया था, मतलब जब आपके पास so in the initial case हमने अगर सर्कुलर एपर्चर मान के रखा है लेंस को, तो पूरा का पूरा लेंस का एरिया एक्सपोज हो रहा है किसको? टू द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट. फाइनली A2 के केस में, मतलब जब आपने ब्लॉक कर दिया है, आपने हाफ पार्ट लेंस का ब्लॉक किया है, उस केस में हाउ मच इज द एरिया एक्सपोज्ड? किसका एरिया एक्सपोज्ड? एरिया एक्सपोज्ड बाय द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस. तो ये आप लिखोगे पाई d by 2 square, मतलब पाई r square by 4, right? by 4 क्यूब समझेगा आपको ये बाद में. You have to think about it. Why by 4? So this turns out to be pi d square by 4 minus pi d square by 16. That is equal to 3 pi d square by 16. अब ये कहाँ से आया? तो for this you have to read modules, right? तो इंटेंसिटी का रेशो अगर आप देखोगे, I2 by I1 is A2 by A1, that is 3 pi d square by 16 upon d square by 4, pi d square by 4. So you will ultimately, after solving this, you will get A2 by A1 into I1, that is after solving you will get 3I by 4. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना. इफ यू वांट यू चेक दिस फर्स्ट, क्योंकि क्या हो जाता है कि बहुत सारे जगह पे गलत दिया हुआ है, तो स्पेशली दिस स्टेप इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आया, इसको क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया. ओके, सो जस्ट क्रॉस वेरीफाई दिस. दिस इज one way of writing. Other way of writing the same solution is, अगर आप थ्योरी देखोगे, so give me a minute. Okay, so if you see page 15 of our module, they say intensity is proportional to aperture square. Aperture square. Aperture क्या होता है? Aperture ये effective diameter होता है बेसिकली, राइट? तो अगर आप ये लॉजिक से सॉल्व करोगे, तो मैंने अभी आपको करके दिया था, तो I2 by I1 is equal to, पहले पूरा का पूरा डायमीटर था, है ना, तो D, बाद में हाफ डायमीटर है तो D by 2 का स्क्वायर, है ना, D by 2 और नीचे D, because it is directly proportional. So in a way you can say it is D2 by D1 square. D2 is D by 2 और ये D आया उसका स्क्वायर, तो I2 is equal to I1 by 4. ऑप्शन नंबर ए. तो बहुत सारे बुक्स में
बहुत सारी जगह पे आपको सॉल्यूशन दिखेगा ऑप्शन नंबर सी, बट इफ यू सी theoretically you can get ऑप्शन नंबर ए। मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको, दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो why I included this is because you need to check, जो भी बुक आपके पास होगा, ऑनलाइन भी होगा तो भी चलेगा, क्या चेक करना है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमेज। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमेज ड्यू टू चेंज इन एपर्चर, या फिर ड्यू टू एपर्चर सिंपली ऑफ अ लेंस। राइट, तो योर असाइनमेंट फॉर टुडे इज दिस, ये आपको देखना है, you need to verify, or then you have to tell me if A is correct or C is correct, right? You need to verify, check it online, check it in other books if you have modules में ये सिर्फ इतना दिया हुआ है, intensity is proportional to aperture square, तो you have to do this. Next question, an object 5 centimeter tall is placed 1 meter from a concave spherical mirror which has a radius of curvature 20 centimeter. The size of image is, this is a joke question. क्यों? आपको पता है कि size of image कैसे निकालते हैं, पता है ना? How do you find out size of image? There are two ways of doing this question. एक तो ये आपके पास concave mirror है, 5 centimeter tall है, मतलब आपको object size दिया है 5 centimeter, placed at 1 meter from concave spherical mirror, मतलब u की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मीटर, राइट? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट? द साइज ऑफ इमेज विल बी, तो देयर आर टू वेज। मेथड वन इज दिस कि आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू विच इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो मुझे अगर m मिल गया, o तो मुझे पता ही है, तो मैं I इज इक्वल टू m इंटू ओ से निकाल सकता हूँ, राइट? दिस इज वन वे, एंड अदर वे ऑफ सॉल्विंग इज दिस। मैं पहले इससे बता देता हूँ, तो आपको इसके लिए, इस मेथड से सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू फाइंड v। v कैसे निकालोगे? तो आपको पता है मिरर इक्वेशन, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। f आपको पता होना चाहिए, f is r by 2 for a mirror, है ना? तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया, करेक्ट? हमको क्या फाइंड करना है? पहले v फाइंड करना है, और मैंने बताया था जो चीज फाइंड करनी होती है उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं होते। फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव क्योंकि कॉन्केव मिरर है, v फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हो तो ये माइनस यू आ गया, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/10 विथ नेगेटिव साइन, 1 by v minus 1 by u is 1 meter is 100 centimeter बेसिकली, करेक्ट? तो आपको मिल जाएगा 1 by v is equal to 1 by 100 minus 1 by 10, तो 10 minus 100 is minus 90 by 1000, तो v is equal to minus 100 by 9 सेंटीमीटर, करेक्ट? ये v मिल गया। अब आप m से, मतलब m इक्वल टू v बाई यू करोगे, माइनस v बाई यू करोगे, करेक्ट? देन यू गेट दिस एज 100 by 9, और u आपको दिया हुआ है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 by 9 आ गया मैग्निफिकेशन, करेक्ट? फिर आप बोलोगे बट m इज ऑल्सो इक्वल टू i by o, तो i इज इक्वल टू m इंटू o, m मैग्निफिकेशन 1 by 9, ऑब्जेक्ट 5 by 9, so what is 5 by 9? You should know what is 5 by 9 basically, right? तो 5 by 9 कितना है वो पता होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन, आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। 5 by 9 0.55 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेथड वन। मेथड टू,
इज वेरी सिंपल। मेथड 2 ये है कि अगर आपको फॉर्मूलाज एग्जैक्टली याद है, क्योंकि मुझे याद है, मैंने फॉर्मूला लिख के दिए हैं आपको। I remember while telling you theory, we have put down formulas, a lot of formulas there. हमने बहुत सारे formulas लिखे हैं वहाँ पे। So method 2 is just formula. कौन सा formula था? If you remember, मैंने बताया था m is equal to I by O is equal to f upon f minus u। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा आपको, राइट? तो this is equal to, so this is minus f upon minus of minus plus, करेक्ट? क्योंकि u के लिए भी नेगेटिव यूज करेंगे, f के लिए नेगेटिव यूज करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन की जगह पे मैं i by o लिख देता हूँ, so i by o, तो you have i by o is equal to minus 10 upon minus 10 plus 100, that is 90, तो i is equal to आपको मिल जाएगा minus 10 by 90। f ऑलरेडी नेगेटिव है, राइट? तो यू कैन जस्ट सॉल्व दिस इनटू o। o की वैल्यू 5 है, तो 5 by 9 वापस आ गया विद नेगेटिव साइन, तो 0.55 सेंटीमीटर। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इमेज जो है इन्वर्टेड होगा, इसलिए। तो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड दैट यू वांट, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो यू हैव टू डू दिस वे, राइट? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light passes through 4 transparent media with refractive indices mu1, mu2, mu3, mu4 as shown in the figure. The surfaces of all media are parallel. If the emergent ray CD is parallel to the incident ray AB, we must have, this is a joke question, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी आता है। तो आई वुड वांट यू टू गो थ्रू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आपको खुद को पढ़ना है। अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ोगे तो एक चीज समझेगी आपको कि किसी भी इंटरफेस पे म्यू इंटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। At any interface you will get mu into sin theta as constant। मतलब अगर ये पहला मीडियम है, मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करके देता हूँ आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ना है आपने, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस। सो इट्स लाइक दिस इज मीडियम 1, फिर मीडियम 2, फिर मीडियम 3 and then medium 4, right? So you have a ray of light coming like this, then bending here, then becoming almost parallel, then going away, ऐसा है। मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो बाय द वे ये थोड़ा सा this thing has to be little changed, just a minute, थोड़ा सा हल्का सा, like this, ऐसा है। तो if this angle is θ1, right, तो ये एंगल भी θ1, तो ये एंगल भी θ1, तो ये एंगल भी θ1,
theta 1 and so on so forth. Then जब आप हर एक इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो, यू गेट म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू 3 साइन थीटा 3 इक्वल टू म्यू 4 साइन थीटा 4. आई एम जस्ट टेलिंग यू हिंट्स, आपको खुद को करना है, बिकॉज नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब लेंस एंड मिरर. फिर हम लोग प्रिज्म करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से. तो जैसे मैंने आपको बताया थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सब इक्वल है, सारे इक्वल है ना, सब इक्वली आए, मतलब कैंसिल 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 कैंसिल, मतलब म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 इक्वल टू म्यू 3 इक्वल टू म्यू 4. राइट, करेक्ट. फिर आप बोलोगे म्यू 3 इक्वल टू म्यू 4 भी है, म्यू 2 इक्वल टू म्यू 3 भी है, म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 भी है. हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से वर्कआउट करना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको हर एक इंटरफेस पे यू हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ at all the interface, and finally you will obtain that only theta 1 and theta 4 turns out to be equal. मतलब म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 4 साइन थीटा 4 जब आप करोगे, only in that case this will cancel out because theta 1 and theta 4 are equal, so म्यू 1 इक्वल टू म्यू 4 आता है ऐसे केस में. ट्रिक बताऊं, अगर 4 5 6 10 15 मीडियम है आपके पास, अगर इंसिडेंट और एमर्जेंट रे पैरेलल है, सपोज 10 मीडियम है, इंसिडेंट और एमर्जेंट रे पैरेलल है, तो म्यू 1 इक्वल टू म्यू 10. 8 मीडियम है तो म्यू 1 इक्वल टू म्यू 8. 7 मीडियम है तो म्यू 1 इक्वल टू म्यू 7. दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? बट आई विल लीव इट to do in detail because you will need to study principle of reversibility here. So DIY, do it yourself, homework assignment, because modules आपके पास इसी के लिए होते हैं, that you do something by yourself. Question number 16th. A rectangular slab of refractive index mu is placed over another slab of refractive index 3. Both slabs being identical in dimensions. If a coin is placed below the lower slab, for what value of mu will the coin appear to be placed at the interface between the slabs when viewed from the top? Excellent. मस्त अच्छा क्वेश्चन है ये. हमारे पास 2 स्लैब्स है, ये एक स्लैब हो गया, देन उसके ऊपर एक और स्लैब है. उन्होंने बोला है बोथ स्लैब्स बीइंग आइडेंटिकल इन डायमेंशंस. ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के डायमेंशंस सेम है, मतलब लेंथ ब्रेथ सेम है. अब हमने लोअर स्लैब के नीचे एक कॉइन रख दिया, राइट, एंड दिस शुड अपीयर हियर. मतलब ये आपका हो गया रियल डेप्थ. रियल डेप्थ अगर मैं इसका थिकनेस t मानता हूं तो इसका थिकनेस भी t आएगा, मतलब रियल डेप्थ इज 2t. और यहां से यहां तक हो गया एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ सिर्फ t आएगा, करेक्ट, राइट. A rectangular slab of refractive index mu is placed over another slab of refractive index 3. तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3 है और इसका जो है वो म्यू है, म्यू 1 म्यू 2, राइट. तो t1 इक्वल टू t एंड t2 इज ऑल्सो इक्वल टू t, ऐसा है ये, राइट. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बना के दिया था. इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू apparent depth is equal to t1 by mu 1 plus t2 by mu 2 plus t3 by mu 3 plus t4 by mu 4 plus t5 by mu 5. जितने भी स्लैब होंगे, यहाँ पे 2 ही स्लैब है, राइट, करेक्ट. तो यू शुड नो दिस, है ना. बट इन आवर केस हमको पता है
एपरेंट डेप्थ कितना है, जस्ट टी, और T1 और T2 कितना है, ये दोनों भी T है, सेम वैल्यूज है, और μ1 इज 3, μ2 तो फाइंड ही करना है ना, करेक्ट ना, म्यू फाइंड करना है आपको, तो आप बोलोगे μ2 जो है वो म्यू है और वो फाइंड करना है, तो एपरेंट डेप्थ T रहेगा, T1 भी T है, और μ1 जो है उसकी वैल्यू 3 है, प्लस T2 भी T है, और μ2 की वैल्यू म्यू फाइंड करनी है, तो 1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/μ, मतलब 1 minus 1/3 is 2/3 by mu, मतलब mu is 3/2, मतलब 1.5, option number C. This is how you solve this question. आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, सिंपल, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, नहीं तो you will not be able to solve. Next question. If a point object is placed under a glass slab of thickness D, so you have a glass slab first of all, and then you have a point object here. If it is placed under a glass slab of thickness D, if the distance of image formed is 2 centimeter from object when seen from above, मतलब इमेज यहाँ बना है, शिफ्ट आपको दिया है, तो दिस इज रियल डेप्थ, दिस इज एपरेंट डेप्थ, तो आपके पास जो है वो एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ये होता है शिफ्ट, विच इज लेट अस से एस हियर, और एस की वैल्यू दी है आपको. If a point object is placed under a glass slab of thickness D, if the image is formed 2 centimeters from the object when seen from above, if the speed of light in the glass slab is 2 into 10 power 8, then the value of D is. Good question, because you know refractive index of any material is speed of light in vacuum to that of speed of light in medium. Right, so C mu is equal to 3 into 10 power 8 upon 2 into 10 power 8. तो म्यू आपको मिल जाएगा 1.5, तो you have mu as 1.5, करेक्ट, गुड, तो म्यू की वैल्यू आपको मिल गई 1.5. नाउ what we know is real depth minus apparent depth is equal to shift. real depth d है, अगर आपको याद होगा अभी हमने लिखा था apparent depth is real depth by refractive index, याद होगा आपको याद होगा, we have noted down this thing, apparent depth is real depth upon refractive index, हमने पहले किया है, तो ये आ गया d by mu इक्वल टू s shift is 2 centimeter, राइट, तो d is equal to 1 minus 1 by mu equal to 2, तो d 1 minus 1 by mu, और mu is 3/2, मतलब ये 2/3 आ जाएगा इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा आपका 1/3 इक्वल टू 2, तो d is equal to 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, तो 6 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम से आपको मिल गया वैल्यू, किसका वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, करेक्ट, राइट, एंड देन फ्रॉम दैट by using basic sense, real depth minus apparent depth is equal to shift, तो आपको मिल गया d minus d by mu equal to 2, और ये हमने फॉर्मूला पहले थ्योरी में भी डिराइव करके रखा है, so there's no big deal, we already know this formula. Next question 19th. इसके लिए भी आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप पढ़ोगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये इजी चीजें हैं, तो एटलीस्ट आई कैन रिलाई, आई कैन जस्ट टेल यू कि ये आप इजीली कर सकते हो,
तो ये असाइनमेंट है अगेन, और इसका आंसर नंबर सी है। दिस इज सिंपल थिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ो इसके लिए, है ना। आई शुड गिव यू सम असाइनमेंट्स, तो ये खुद करना है आपने, बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 20th. A point object O is placed in front of a glass rod having spherical end of radius of curvature 30 centimeter. The image would be formed at easy है। Refraction at single curved surface अगर याद होगा आपको तो mu2 minus mu1 by r is equal to mu2 minus mu1 by r you can write as mu2 by v minus mu1 by u। फिर हम लोग यूज करते हैं साइन कन्वेंशन इसमें। ये जो r है ये राइट साइड में क्या था, पॉजिटिव, तो mu2 minus mu1 by पॉजिटिव r। ओके, आपको बोला है इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट, मतलब v फाइंड करना है तो v के लिए हम लोग कभी भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। माइनस mu1 by ऑब्जेक्ट इज एट लेफ्ट, तो माइनस u, करेक्ट। तो mu2 minus mu1, mu2 mu2 आपको बोला है, क्या बोला है, ग्लास रॉड, है ना। और ग्लास रॉड अगर बोला है तो पता होना चाहिए ग्लास के लिए 1.5 वैल्यू होती है म्यू की, करेक्ट। तो 1.5 minus 1 upon r is 30, 1.5 by v minus 1 by minus minus plus u is 15, तो ये आ गया आपका 0.5 by 30 मतलब 1 by 60 is equal to 1.5 by v plus 1 by 15, तो 1 by 60 minus 1 by 15 is equal to 1.5 by v। तो सॉल्व करो, 15 minus 60 is minus 45 upon 60 into 15, 1 जा 3 जा 1 जा 20 जा 1.5 by v, तो v is equal to minus 3, 1.5 into 2 30 minus 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नेगेटिव आया है इसके लिए। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इजी था, इट्स easy, everything is easy here. Next question number 23rd. A convex lens A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam, okay, then the distance d in centimeter will be. That is a very good question. Q, because which means अगर आपको थियरी अच्छे से समझा है तो you have a convex lens A, you have a concave lens B, sorry for this, right, ऐसा है। देन यहाँ पे अगर पैरेलल बीम आ रहा है वो कॉन्वर्ज होने की कोशिश करेगा, लेकिन कॉन्वर्ज होने से पहले अगर उसको वो बीम कॉन्केव पे इंसिडेंट हो गया तो कॉन्केव उसको डाइवर्स करेगा, मतलब जो भी है। आई डोंट रियली केयर फॉर एग्जैक्ट रे डायग्राम, हमको एग्जैक्ट रे डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। पैरेलल बीम आया और पैरेलल बीम गया, ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल बीम आया और पैरेलल बीम गया, इसका मतलब होता है इफेक्टिव फोकल लेंथ, आपको फॉर्मूला याद होगा 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 into f2, but
इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इंफिनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल बीम आया और पैरेलल बीम गया, इसका मतलब f इज इंफिनिटी, राइट। 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई f1। a का फोकल लेंथ क्या बोला था, 20, और हम लोग यूज करेंगे +20 क्योंकि साइन कन्वेंशन है। प्लस बी का फोकल लेंथ क्या बोला था, 5, लेकिन कॉन्केव है तो हम लोग माइनस यूज करेंगे क्योंकि कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाता है। माइनस डी फाइंड करना है तो डी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। f1 इंटू f2 मतलब 20 प्लस विथ -5, ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल बीम आया और पैरेलल बीम गया, इसका मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ इज नथिंग बट इंफिनिटी। 0 1 by 20 minus 1 by 5 minus प्लस तो t by 100, तो सॉल्व करो, ये आ गया आपका 5 minus 20 मतलब -15 अपॉन 100 प्लस d by 100, तो बस d इक्वल टू 15 आ गया सॉल्व करके, d इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, डन। तो व्हाट वाज डिफिकल्ट हियर, नथिंग, सिंपल था सब, राइट। So you have d equal to 15. Next question. A thin convex lens of refractive index 1.5 has a focal length of 15 centimeter in air. When the lens is placed in liquid of refractive index 4/3, its focal length will be. A thin convex lens of refractive index 1.5 has a focal length of 15 centimeter in air. When the lens is placed in a liquid of refractive index 4/3, its focal length is, मैंने कल भी बताया है, focal length अगर आपको याद होगा ऑफ लेंस इन एयर टू दैट इन लिक्विड या फिर FL by FA, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, अगर आपको याद होगा तो FL by FA हमने पहले भी किया है, ये कल भी ये किया था, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास मतलब लेंस with respect to air -1 upon refractive index of glass with respect to liquid -1, तो FL by 15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का 1.5 -1, डेफिनेटली अपॉन म्यू ए होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि हमारा बहुत बार हो गया ये, जिनको नहीं पता है मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, म्यू जी बाय म्यू ए -1 अपॉन म्यू जी बाय म्यू एल -1, तो 1.5 बाय म्यू ए की वैल्यू 1 है, नहीं लिख रहा हूं मैं, म्यू जी की वैल्यू 1.5 है, 4/3 है, मैं 1.5 को 3/2 लिखना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि इट इज इजी, 3/2 by 4/3 -1, तो ये आपका आ गया 0.5 अपॉन दिस इज 9/8 -1, दैट इज 9/8 -1 is 1/8 और 1/8 का हाफ है 4, तो FL इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, राइट। अब मैंने आपको थ्योरी में एक चीज बताई थी, सॉरी फॉर दिस स्माइल और लाफ, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में एक चीज बताई थी, मैंने बताया था अगर लिक्विड वाटर है तो फोकल लेंथ इन वाटर इज डायरेक्टली 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर, मैंने वो थ्योरी में बताया था, आई इवन हैव एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, और 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वाटर का होता है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ तक है 4/3, अरे वाटर में तो 4 टाइम्स हो जाता है, तो 15 into 4 60 ओरल क्वेश्चन, राइट, दैट इज व्हाई आई ट्राई टू कवर अ लॉट इन थियरी क्लासेस। तो नेक्स्ट टाइम अगर आया 4/3, पहले एयर में था, फोकल लेंथ 15 था, अभी वाटर में रख दिया, 4 टाइम्स हो जाएगा मतलब 60 हो जाएगा, दैट्स इट, दिस इज
how you have to solve this question. All right, so sufficient for today. We are going to stop here now.